नमस्कार मित्रों, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए अपना जो सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है बिज़नेस लॉ। और उस बिज़नेस लॉ में हमारे सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि किस तरह से पेपर पैटर्न होता है और फिर सीधे आ जाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। देखिए विद्यार्थियों, क्या है, हमें ये समझना है कि हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में पहले तो लीगल फ्रेमवर्क आता है, फिर दूसरे नंबर पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। तो अगर अपन बात करें इस सब की एक एक करके सीक्वेंस वाइज, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अपन को सबसे पहले जैसे एक लीगल फ्रेमवर्क वाला चैप्टर है, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है अगर अपन बात करें तो अपन पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। वी आर डिस्कसिंग बिजनेस लॉ। हम यहाँ पर बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। बिजनेस लॉ का पेपर आप सबको पता है कि विद्यार्थियों टोटल 100 मार्क्स, मतलब टोटल मिलाकर के ये 100 मार्क्स का सिलेबस है कि 100 मार्क्स इसमें आ रहे हैं। 100 मार्क्स का पेपर है और ये 100 मार्क्स का जो पेपर है बिजनेस लॉ का, इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स को डील करना है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें लीगल फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा जो इसमें चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर इसके बाद में हम जिस चैप्टर पर चर्चा करते हैं तो वो आ जाता है SGA, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो SGA की बात करेंगे तो 1930 की बात करेंगे। इसके बाद में आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो एक जो चैप्टर आता है वो आ जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट IPA 1932। इसके बाद में एक चैप्टर आता है जिसकी हम बात करने वाले हैं, तो वो आ जाता है LLP एक्ट, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट। और LLP एक्ट की जब बात करते हैं तो वो 2008 की बात करते हैं। फिर इसके बाद में थोड़ा बहुत इसके अंदर कंपनीज एक्ट आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो इंडियन कंपनीज एक्ट, या सीधे सीधे बात करें तो कंपनी एक्ट 2013 की बात करेंगे। और एक इसका छोटा सा पार्ट आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NIA 1881। सो गाइज, ये हमारे सिलेबस है। अब इस सिलेबस में 100 मार्क्स का पेपर बनना है। तो कैसे कैसे पेपर बनता है, क्या क्या इसका सिस्टम है, क्या इनका वेटेज है, जनरल बातचीत वेटेज पे करते हैं। विद्यार्थी, चूंकि 100 नंबर का पेपर है लेकिन उसके बावजूद इसमें सबसे ज़्यादा जो कंटेंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है ICA 1872 से। मतलब ये मान के चलिए लगभग 30%, अगर अपन मैक्सिमम लिमिट पकड़ के चल रहे हैं तो 30% सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला पार्ट है वो कहाँ से पूछा जाता है? वो पूछा जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। फर्दर अगर हम बात करें तो लगभग ये मान के चलिए 20% जो है, और लगभग वही 15% और IPA के बाद अगर मैं बात करूं तो फिर अपन जो बात कर रहे हैं तो लगभग अपन बात करें LLP, तो LLP से वही लगभग 5% के आसपास सवाल पूछता है। कंपनीज एक्ट से फिर से लगभग 20% के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी लगभग 15% के आसपास पेपर आता है। तो कुल मिलाकर के देखें 30 और 20 50 और 20 70 और 20 70 और 20 आपके हो रहे हैं लगभग 90 और 105% के आसपास बन रहा है। पर इसको 105 नहीं मत मानिए, किसी जगह पे कुछ कम और किसी जगह पे थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से करके लगभग आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है। गाइज, विद्यार्थियों को ऐसा लगेगा कि यार ये सब है तो सर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सर, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। लीगल फ्रेमवर्क मैंने ऊपर छोड़ा हुआ है, लीगल फ्रेमवर्क से भी लगभग 5% सिलेबस के आसपास पूछा है। तो कुल मिलाकर के ये जो आपके 7 टॉपिक्स हैं इनको एक एक करके हम पिक करना शुरू करेंगे। तो अब देखिए 5% के 5 नंबर का एक सवाल लीगल फ्रेमवर्क से। हालांकि देखिए इसमें जो ट्यूनिंग है ना 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, मतलब आपको एक सवाल 20 नंबर का देखने के लिए मिलता है और उसमें 5 सवाल आपको करने होते हैं। एग्जाम में 6 सवाल आते हैं, फर्स्ट सवाल कंपलसरी होता है और रिमेनिंग 5 में से 4 करने होते हैं।
आई विल डिस्कस ऑल द पैटर्न, लेकिन अभी फिलहाल वेटेज की बात करते हैं। गाइज हम जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है ना, वो सिलेबस की थोरोली स्टडी करते हैं कि सिलेबस कैसे आता है। सिलेबस के बाद फिर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करते हैं और फिर सिलेबस चालू करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को डे 1 से क्लियर होता है कि हाउ टू फाइट विद द एग्जामिनेशन। एग्जाम के साथ आप कैसे फाइट करेंगे, कैसे आप चीज़ों को जान पाएंगे, ये आप इधर सीख पाते हैं। तो आइए, और यही हमारा उद्देश्य है, आपका बेटर से बेटर मार्गदर्शन करना। तो विद्यार्थी, मैंने बताया कि 5% जो सवाल है वो लीगल फ्रेमवर्क वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से देखने के लिए मिलते हैं। 30% मतलब 30 नंबर के सवाल के आसपास, 30 से 25 ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर 15 से 20, फिर 15 से 20, 10 से 15 मानिए, बल्कि 10 से 15 मानिए एलएलपी में, तो 5% वही एलएलपी और लगभग लीगल फ्रेमवर्क से बराबर से सवाल पूछे जाते हैं। अगेन कंपनी लॉ का फिर से ज़्यादा थोड़ा सा इसमें शेयर रहता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये शेयर रहता है। तो ये मैंने आपको लीगल फ्रेमवर्क बताया कि किस तरह से आपको इसको आगे पढ़ना है। ठीक है गाइस, ये तो हुई जनरल बातचीत। अब इस जनरल बातचीत के बाद जिस चीज़ को मैं आपको लेके आ रहा हूँ वो क्या है कि हम जहाँ से शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करेंगे किससे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब एक चीज़ और समझिए, वो क्या समझना है विद्यार्थियों, कि जैसे अगर बात करें पेपर की, तो पेपर में मैंने क्या बताया कि जो आपका पेपर बनता है, अक्सर जो लॉ वाला पेपर बनता है, उस पेपर की क्या चीज़ रहती है। तो पेपर किस तरह से आता है, तो कहता है कि पेपर में कुल मिला के क्या आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर है। अब ये जो 100 मार्क्स है, इसमें क्या होता है सर कि इस 100 मार्क्स के अंदर आपको क्या करने के लिए देखने के लिए मिलता है कि इस 100 मार्क्स में 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 100 रहता है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने आते हैं, तो क्वेश्चन 1 जो होता है ना, क्वेश्चन 1 हमेशा कैसा होता है, तो क्वेश्चन 1 हमेशा कंपलसरी होता है। क्वेश्चन 1 हमेशा कैसे रहता है बेटा, कंपलसरी रहता है, ये आपको करना ही करना होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 1 के बाद में जैसे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, ऐसे करके 6 सवाल आपको न्यू एग्जामिनेशन में आते हैं। अच्छा, ये जो पेपर होता है, इस पेपर में अगर अपन देखें तो 2 तरीके के बंटवारे हैं। जैसे क्या क्या कर सकता है, या तो वो क्या करता है कि 7 + 7 है ना +6, ऐसा करके लगभग 20 मार्क्स का एक सवाल बना देता है। तो मतलब एक सवाल के 3 पार्ट बना देता है, अक्सर एक सवाल के 3 पार्ट बना देता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 3 पार्ट बनाए, कई बार वो क्या करता है एक सवाल के ज़्यादा पार्ट भी बना देता है। मतलब हो सकता है कि एक सवाल 3 मार्क्स का उठा ले, पर अल्टीमेटली आपके पास में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें आपको करने कितने कि फर्स्ट तो हो गया कंपलसरी, और रिमेनिंग जो है आपके पास में से 1 2 3 4 5 है, इसमें आपके पास में चॉइस है। चॉइस क्या है, चॉइस ये है कि आप इनमें से कोई एक सवाल उठा सकते हैं, कोई भी एक सवाल आप इनमें से उठा सकते हैं, और रिमेनिंग सवालों को आप इसमें से एक सवाल को आप क्विट कर सकते हैं, रिमेनिंग 4 सवाल को यहाँ पे से आप पिक करेंगे। तो 80 + 20 = 100 मार्क्स का आपका इस तरह से पेपर हो जाता है। पेपर के जो क्वेश्चन के जो टुकड़े वो विद्यार्थियों किस तरह से हो सकते हैं, तो क्वेश्चन के टुकड़े मैंने बताया कि 7 + 7 + 6 = 20। कई बार ऐसे भी देखने के लिए आ जाता है कि क्या कर सकता है ये कई बार कर सकता है कि जैसे मान लीजिए 4 × 5 = 20। छोटे छोटे सवाल देगा तो इस तरह से कर देगा। आ रही बात समझ में, तो कहने का मतलब इसके पास में टुकड़े करने के कई अलग अलग तरीके, पर अल्टीमेटली ये रहता है। आज भी अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो रेशियो है मोर देन 60% होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60% से अधिक जो सवाल है ना वो केस बेस्ड स्टडी के आते हैं। केस बेस्ड स्टडी का मतलब क्या है कि आपको एक कहानी सुनाता है और उस कहानी के अंदर से फिर आपको लीगल रूल्स बताने होते हैं, और उसके बाद में लीगल रूल्स कैसे इम्प्लाइड हो रहे हैं वो बताना होता है, अल्टीमेटली फिर कंक्लूजन लिखना होता है। तो कुल मिला के जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपको एग्जामिनेशन में फॉलो किया जाता है। चलिए, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं विद्यार्थियों, किसके ऊपर, तो बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो क्या है, सबसे पहले तो ये मान के चलना कि सबसे पुराना कानून है भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सबसे पुराना कानून है। और इस कानून में जो है वो क्या है कि अनुबंध के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया कि व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हम डे टू डे लाइफ में एवरीडे कहीं ना कहीं करते हैं। मतलब क्या है कि जब हम घर से निकलते हैं और मान लीजिए ऑटो ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, इवन कुछ भी छोटा सा काम कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एवरीवेयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग। हर जगह पर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या कर रहा है विद्यार्थी, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम एनफोर्स कैसे करें, क्या उसके रूल्स है,
क्या उसके नॉट फॉलो होने पर कॉन्सिक्वेंसेज है, इन सब चीज़ों पर हम डे टू डे करके और क्या करने वाले हैं, चर्चाएं करने वाले हैं। आइए विद्यार्थियों, इससे पहले कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेके चलूँ, मैं आपका ध्यान जो है वो लेकर के चलता हूँ किस तरफ। तो देखिए, अपना ये जो टॉपिक है उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, सबसे पहले बात करेंगे कि एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं। जैसे मैं आपसे एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा तो एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कई चीज़ों पर अपन डिस्कशन शुरू करेंगे। जैसे देखिए, अगर बात करें तो चलिए, अब ये वापस आया तो अभी अपने को क्या करना है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब बात करेंगे कि 5 एलिमेंट्स, यहाँ हम आपको 5 एलिमेंट्स की बात बताएंगे कि 5 एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं। फिर हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखिए, एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ हम बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर वहाँ 5 एसेंशियल एलिमेंट की बात कर लेंगे और फिर बाद में उसके बाद में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेंगे। तो कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट को जब डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एग्रीमेंट क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। तो कहता है एग्रीमेंट क्या है, तो एग्रीमेंट ये है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब दोनों मिलते हैं तो ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाते हैं तो फिर एग्रीमेंट बनता है। और अगर वो लॉ के द्वारा एनफोर्स हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी विद्यार्थियों, लीगल रूल्स ऑफ द वैलिड ऑफर क्या होता है, काइंड्स ऑफ ऑफर की चर्चा करेंगे एंड सो ऑन। इसको इस तरह से हम एक एक टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। क्वेश्चन ये अराइज होता है, बोला सर ये जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे तो इन सब डिस्कशन का जो अल्टीमेट रीजन है उसमें देखिए क्या है, तो ऑफर जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेज आएगा, फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेज आएगा वो क्या आएगा, एक्सेप्टेंस। ऑफर फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज एक्सेप्टेंस है। और ऑफर और एक्सेप्टेंस जब हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, तो फिर एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी कब आएगी, जब उसमें सेक्शन 10 होगा। विद्यार्थी सेक्शन 10 जो है वो इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इससे पहले कि हम सेक्शन 10 और अदर चीज़ों पर चर्चा करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली बहुत पुराना 1872 से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट तो होते थे, लेकिन इसके जो रिटर्न रूल हमारे पास देखने के लिए मिल रहे हैं वो 1872 से हमारे पास में एनफोर्स हुआ। क्वेश्चन अराइज होता है, बोला सर कब से एनफोर्स हुआ और इसके क्या रूलिंग्स है। तो देखिए विद्यार्थी, समझाना चाहेंगे कि अगर मैं बात करूं कि कब से एनफोर्स हुआ तो सबसे पहले इसके लिए जो एक बात है वो इस तरह समझिए आप। देखें कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1 सितंबर से लागू हुआ और 1872 से लागू से एनफोर्सिएबल हो गया या से लागू हो गया। तो 1 सितंबर से ये एनफोर्सिएबल है, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन ये राइज हुआ, बोला सर 1 सितंबर से जो एनफोर्सिएबल है, इसकी जो एनफोर्सिबिलिटी है उसके क्या रूल्स हैं। एनफोर्सिएबल, अच्छा जी। अब एक वर्ड है, वर्ड क्या है कि 1 सितंबर से एनफोर्सिएबल, और उसमें क्या कहता है, नॉट हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। माने लागू कहाँ, अर्लियर जब मैं बात करता हूं तो कहाँ लागू हुआ था, तो होल ऑफ द इंडिया। उस समय ये लिखा जाता था होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में होल ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट उस समय लिखा जाता था, क्या लिखा जाता था, एक्सेप्ट जेके। बट अब चूंकि स्पेसिफिक स्टेट का जो दर्जा है वो हट चुका है, तो अभी तो सारे भारत में लागू है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन अर्लियर इसकी यही वो रहा करती थी कि कहाँ लागू होता है, ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू हुआ करता था एट दैट टाइम 1872। अच्छा जी, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके 2 पार्ट है बेटा, कौन कौन से पार्ट हैं, तो देखिए समझिए कि इसके एक तो भाग है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर के बाद बताता है, तो कहता है जनरल रूल्स, कुछ तो इसके जनरल रूल्स हैं और कुछ इसके क्या है, कुछ है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, तो जो जनरल रूल है वो जनरल रूल में क्या कहता है
कि सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक के जो सेक्शन है, सेक्शन 1 to 75, उसमें तो जनरल रूल दिए हुए हैं। और इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पहले तो वाइडर था, फिर उसी में से सेल निकला, फिर उसी में से कॉन्ट्रैक्ट निकला। तो जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो सेक्शंस है वो अलग से हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल 1 to 75 और अदर जो एक्ट है स्पेसिफिक एक्ट, उसमें किस किस की चर्चा करेंगे, तो उसमें चर्चा करेंगे जैसे एक टॉपिक आएगा तो बात करेंगे बेलमेंट की, बेलमेंट की बात करेंगे। फिर बेलमेंट के अलावा अगर अपन चर्चा करें तो इसमें हम चर्चा करेंगे प्लेज की। फिर इसके अलावा इसमें चर्चा करेंगे किसकी, तो कहता है इसमें चर्चा करेंगे गारंटी की। इसके अलावा फिर इसमें चर्चा करेंगे किसकी, तो इसमें हो जाएगा और चर्चा अगर अपन करेंगे तो इसमें एक चर्चा आएगी एजेंसी की। तो कहने का मतलब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो सब के सब हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेकंड पार्ट में। अर्लियर जबकि ये 60 मार्क्स का ही हुआ करता था तो सिर्फ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट ही, जनरल प्रिंसिपल ही हमारे सिलेबस में हुआ करता था, स्पेसिफिक वाले सिलेबस में नहीं था। लेकिन अब चूंकि इसका एरिया बढ़ चुका है, 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, तो उसमें हमारा जो सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ चुका है। तो अपन बात कर सकते हैं इसमें बेलमेंट की बात कर लेंगे, गारंटी की बात करेंगे, प्लेज की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी की बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी भी इसके अंदर आता है। इंडैमनिटी, तो इस तरह से हम कुल 5 तो ये चीजें पढ़ लेंगे इधर, और इधर जनरल रूल पढ़ेंगे। ये अपना सिलेबस के पार्ट रहेंगे विद्यार्थियों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते समय। और चूंकि 30% जो 30 मार्क्स का जो सवाल है वो एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आगे की ओर रहने वाला है। चलिए फिर बात करते हैं विद्यार्थियों आगे मैं आपको लेके चलूँ तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको लेके आऊँगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि बिजनेस में, अब चूंकि बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो बिजनेस में जो प्रॉमिसेस किए जाते हैं एक दूसरे को, वो प्रॉमिसेस सक्सेसफुली एनफोर्स हो, इसके लिए एक लीगल प्रोविजन बनाया गया। मतलब क्या है कि जब जब अपन बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते समय सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है, सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है। लाखों करोड़ों के जो ट्रांजेक्शन्स है वो हो रहे होते हैं, तो सेफ्टी के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके आया कि उसके बिहाफ पर लोग कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर, और एनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट को करा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं करे तो विद द हेल्प ऑफ लॉ उसे लीगली बाउंड किया जा सकता है परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह की जो सुविधा है, इस तरह की जो फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी के कारण इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अपने पास में इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलती है। चलिए अगर अपन बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या। अगर आपसे कहीं भी कोई जना पूछे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या सबसे पहले अगर बात करें कि लॉ में क्या क्या चीजें कैसे होती है, तो देखिए सबसे पहले समझिए किसी भी लॉ में सबसे पहले उसका एक हेडिंग होता है। ठीक है, किसी भी लॉ का एक हेडिंग होता है। अब जैसे अगर हम बात करें अपना जो लॉ है उसका हेडिंग है ICA 1872, ये अपना हेडिंग है। इस हेडिंग के अंदर ना फिर क्या होता है, इस हेडिंग के बाद इसमें प्रोविजंस आते हैं। जैसे ये तो इसका क्या है, ये तो इसका कॉन्ट्रैक्ट का हेडिंग है। अच्छा, इस हेडिंग में फिर छोटे छोटे प्रोविजंस लिखे होते हैं। ये जो प्रोविजंस लिखे होते हैं, इन प्रोविजंस को ही क्या कहा जाता है, सेक्शन। तो सेक्शन इज व्हाट, सेक्शन क्या है, सेक्शन किसी भी लॉ का प्रोविजन है, रूलिंग है। वो ऐसी रूलिंग है जो लॉ एनफोर्स करवाने के लिए आपके सामने स्टेप बाय स्टेप लेकर के आता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस नियम के अनुसार ऐसा होगा, इस नियम के अनुसार ऐसा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सेक्शन पहले आता है, और उस सेक्शंस में बहुत सारे सेक्शन, यहाँ जो हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले 1 to 75 सेक्शंस पढ़ाएंगे। 75 सेक्शंस की बात करेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे, जनरल रूलिंग रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। और फर्दर इसके बाद में जो बात करेंगे वो 5 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, जिसमें हम आपसे क्या बात करेंगे कि भाई इंडैमनिटी, उसके अलावा अपन बात करने वाले हैं सिक्योरिटी या गारंटी की बात करेंगे, इंडैमनिटी हुआ, बेलमेंट हुआ, प्लेज हुआ, इन सब की चर्चा हम उधर करने वाले हैं। चलिए, तो अब आपको दो चीज़ें समझ में आई। क्या समझ में आया कि एक तो किसी भी लॉ में एक तो हेडिंग होता है, फिर उसके सब सेक्शंस होते हैं, और सेक्शंस में क्या होता है, रूलिंग्स होती है, और रूलिंग्स आगे जाके आपको प्रोविजंस के लिए काम देती है। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या समझना होगा विद्यार्थी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो है वो कैसे आया,
और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, तो जरा समझिए। देखिए क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली अगर देखा जाए और क्वेश्चन बना व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो उसमें इसका सीधा सा जवाब आया। क्या जवाब आया कि कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law। कोई भी एग्रीमेंट जो किसके द्वारा एनफोर्सिएबल होता है, लॉ के द्वारा, वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ देन व्हाट इज एन एग्रीमेंट और व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी। तो विद्यार्थी देखिए क्या है, सेक्शंस चूंकि हमें आगे हमेशा काम देते हैं, तो सेक्शन 2E हमें किसके बारे में बताता है कि एग्रीमेंट क्या है। तो हम इसको कैसे कहते हैं बेटा, हम इसको फॉर्मूला वाइज भी करते हैं। फॉर्मूला वाइज क्या क्या, 2E है प्लस सेक्शन 10 जो एनफोर्सिबिलिटी के बारे में बताता है इक्वल्स टू सेक्शन 2H। देखिए क्या होता है, किसी भी कानून की जो सेक्शन 2 होती है वो डेफिनेशन पार्ट होता है, ऑलवेज वो हमेशा डेफिनेशन पार्ट होता है। तो जो डेफिनेशन पार्ट होता है उस डेफिनेशन पार्ट में ABC करके बाइफर्केशन दिए होते हैं। तो अभी हम आपको 2A 2B 2C ये सब नहीं बता करके डायरेक्ट कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 2H। और क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जो क्वेश्चन आया ना, वो क्या क्वेश्चन आया, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो उसका जवाब जो सीधा सा आएगा वो क्या आएगा, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके राइज। अब बात कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E, एनफोर्सिबिलिटी इज डिफाइंड इन सेक्शन 10। इज दिस क्लियर। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि हम एनफोर्सिबिलिटी पर चर्चा तो बाद में करेंगे, सबसे पहले जो चर्चा करें वो एग्रीमेंट के ऊपर ही करें कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट के लिए उन्होंने कहा कि अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस व्हिच हैव कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अच्छा जी, तो अब उसके लिए उसने कहा कि एग्रीमेंट को जैसे डिफाइन किया तो क्या कहा कि अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस प्लस कंसीडरेशन, अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल, a set of reciprocal promises plus consideration, a set of reciprocal promises plus consideration। कहना ये चाहता है कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जिसमें कंसिडरेशन भी हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से, तो ये हुआ अपने पास में एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन अराइज हुआ, बोला सर कि ये सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है। तो सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के लिए उसने कहा कि प्रॉमिस अगेंस्ट प्रॉमिस, प्रॉमिस अगेंस्ट प्रॉमिस, एक जने के प्रॉमिस के अगेंस्ट दूसरे का प्रॉमिस और दूसरे के प्रॉमिस के अगेंस्ट पहले का प्रॉमिस ही क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अच्छा जी, और ये कहाँ डिफाइन है, ये डिफाइन है सेक्शन 2F में, ये डिफाइन है सेक्शन 2F में। तो ये 2F हुआ। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में फिर हमारे पास एक अगला वर्ड आ गया, वो क्या आ गया कि व्हाट इज प्रॉमिस देन, कि प्रॉमिस क्या है। तो प्रॉमिस को उसने जब डिफाइन किया तो क्या बोला कि प्रॉमिस इज व्हाट, तो एन एक्सेप्टेंस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रॉमिस अगेंस्ट प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, और प्रॉमिस को 2B से डिफाइन किया। कई बार इसी को एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, एक्सेप्टेंस है ना, प्रॉमिस कहें चाहे एक्सेप्टेंस कहें दोनों एक ही बात होती है हमेशा। और क्या कहा, एन एक्सेप्टेड ऑफर, एन एक्सेप्टेड ऑफर
एन एक्सेप्टेड ऑफर इज व्हाट? प्रॉमिस। कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। अल्टीमेटली जो हमारे पास सबसे लास्ट में जो चीज आई, जो हमें पढ़नी है और जो हमें जाननी है, वो क्या जाननी है कि आखिरकार फिर ये प्रॉमिस क्या होता है। तो देखिए, प्रॉमिस को जैसे हम जानना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि जैसे मैं आपको फिर प्रॉमिस की तरफ लेके जाऊंगा, तो प्रॉमिस के बाद में जो चीज को मैं आपको लेके जा रहा हूं वो क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपके पास में ऑफर। और ऑफर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2A। ऑफर थोड़ा सा वाइडर है, इसलिए अभी ऑफर पर स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन सुनो, बड़ा आसान सा लॉजिकल फ्रेमवर्क है ये। कैसे लॉजिकल है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या जवाब दोगे? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, फिर पूछा जाए कि एग्रीमेंट क्या है, तो यहां हमने एग्रीमेंट लिख दिया सेक्शन 2E करके। और जब एग्रीमेंट लिखा तो इस एग्रीमेंट में क्या कहा हमने? सेक्शन 2E में हमने कहा, ये कहा कि देखो, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, या एग्रीमेंट को हमने कहा सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस प्लस कंसिडरेशन। सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस प्लस कंसिडरेशन इज व्हाट? एग्रीमेंट। और फिर उसके बाद में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को 2F में बताया, क्या कहा? प्रॉमिस अगेंस्ट प्रॉमिस। फिर प्रॉमिस इज व्हाट? एन एक्सेप्टेड ऑफर इज अ प्रॉमिस। तो अल्टीमेटली कहां जाकर के बात अटक गई कि बोला सर ये ऑफर क्या है? ऑफर एक थोड़ा सा वाइडर टॉपिक है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने देखा कैसे ऊपर से नीचे, पर वास्तव में ना कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत जहां से होती है वो सबसे पहले आता है ऑफर। ऑफर जब अगर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस के अगेंस्ट प्रॉमिस आ जाए तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन भी ऐड हो तो बन जाता है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को अगर लॉ एनफोर्स करा दे तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये इसका नेचुरल डेवलपमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचुरल डेवलपमेंट है, उसकी जो शुरुआत, उसकी जो आधारशिला, जो उसका बेस है, वो बेसिकली ऑफर है। माने ऑफर से कोई चीज चालू होगी और फिर वो ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन जाएगा? वो ऑफर अगर एक्सेप्ट हुआ तो बनेगा आपका प्रॉमिस। और प्रॉमिस अगर बन गया तो प्रॉमिस, दोनों ने प्रॉमिस किया एक दूसरे को, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है उसमें अगर क्या मिल गया? कंसिडरेशन, तो बन गया एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट को अगर लॉ ने एनफोर्स कराया तो क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट। ये एक नेचुरल, आप ये समझिए कि डेवलपमेंट है। किसका डेवलपमेंट है? नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचुरल डेवलपमेंट इस तरीके से आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप तरीके से होता हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है या कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा आपसे कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर देखिए, अगर अपन बात करेंगे, बोला सर ऑफर क्या होता है देन, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम धीरे धीरे करके पहले ऑफर को भी समझ लें, ताकि क्या हो, अल्टीमेटली हमको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ऑफर क्या होता है ये जानने के लिए हमको 2 आदमी बनाने पड़ते हैं, तब जाकर के ऑफर का अपने को चीजें क्लियर हो पाती है। आइए मैं आपको ऑफर की तरफ लेके चलता हूं, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए विद्यार्थी, अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ऑफर, कि ऑफर क्या है, तो आप सीधी सी बात ये कहेंगे कि ऑफर जो है बेसिकली क्या है। तो ऑफर जो है, ऑफर जो है वो बेसिकली 2 लोगों से मिलकर के बनता है। कैसे? कि एक तो है ए और एक होता है बी। ठीक है। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, व्हेन अ पर्सन ए सिग्निफाइज। अब सिग्निफाइज लॉ का लैंग्वेज है और हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको एक्सप्रेस कह सकते हैं। व्हेन अ पर्सन ए एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है? हिज विलिंगनेस, अपनी विलिंगनेस, हिज विलिंगनेस। व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस, और विलिंगनेस किस चीज की है? 2 चीजें हैं, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। उसकी जो विलिंगनेस है वो बेसिकली किसके लिए है? या तो टू डू और या फिर नॉट टू डू। और टू डू और नॉट टू डू क्या? तो कहता है समथिंग। टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो कहता है कि व्हेन अ पर्सन ए सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस, है ना, सिग्निफाइज,
signifies or expresses his willingness in front of another person to do or not to do something. क्यों वो express कर रहा है? For seeking his consent. For seeking माने खोज रहा है, चाह रहा है. For seeking his consent, है ना? For seeking his कंसेंट. अब इस कंसेंट को ही बाद में हम आगे जाकर के क्या बता देंगे? एक्सेप्टेंस. फॉर सीकिंग हिज कंसेंट और एक्सेप्टेंस, है ना? किस चीज में? टू डू और नॉट टू डू समथिंग की जगह यहां पर आ जाएगा दैट थिंग. दैट थिंग. और वो दैट थिंग कौन सा वाला है? जो ऑफरर ने कहा है ना? तो व्हेन अ पर्सन ए expresses his willingness in front of B to do or not to do something, कुछ काम करने के लिए या कुछ काम न करने के लिए. क्या? For seeking his consent, सामने वाले की. अगर वो हाँ बोल देता है तो ऑफर एक्सेप्ट होगा, और अगर वो ना बोल देता है तो ऑफर रिजेक्टेड हो जाएगा. अब जिस बंदे ने ऑफर किया वो क्या कहलाया? वो कहलाता है ऑफरर. और जिस बंदे के सामने ऑफर किया गया वो क्या कहलाता है? ऑफरी. तो एक तो कौन होता है? ऑफरर, और एक कौन होता है? ऑफरी. ठीक है. ऑफरर एक्सप्रेसेस और सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस इन फ्रंट ऑफ ऑफरी फॉर सीकिंग हिज कंसेंट. क्या करने के लिए? दैट थिंग. समथिंग की जगह क्या हो जाएगा? दैट थिंग को करने के लिए. अगर वो एक्सेप्ट करता है यस, अगर उसकी तरफ से क्या आ जाता है? मान लीजिए बी ने कह दिया यस, बी ने एक्सेप्ट कर लिया. बी ने अगर क्या कर लिया इसको? बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. ओके, सी सेज यस. तो अगर बी क्या करता है? अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस देता है, तो ये जो ऑफर है ये ऑफर कन्वर्ट हो जाएगा. ए ने बी को ऑफर करा एक तरीके से, तो ये ऑफर ही है ना जो बाद में ऑफर कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एक्सेप्ट. ऑफर को अगर क्या मिल गई? ऑफर को अगर एक्सेप्टेंस मिल गई तो फिर ये बन जाएगा प्रॉमिस. और अगर ये प्रॉमिस बन गया तो जो ऑफरर है यही क्या कहलाने लग जाएगा? यही कहलाने लग जाएगा प्रॉमिजर. और ये क्या कहने लग जाएगा? लेटर ऑन प्रॉमिजी. तो अल्टीमेटली 2A, ये जो ऑफर है ये कहाँ डिफाइंड है बेटा? ये डिफाइंड है 2A. तो सेक्शन 2A ऑफर का है, और वो ऑफर क्या कहता है कि व्हेन A मींस ऑफरर एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड ऑफरी, फॉर सीकिंग हिज कंसेंट फॉर डूइंग और नॉट डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, such type of expression is called offer. And if offer accepted, it becomes promise. When it becomes promise, offerer called promiser और offeree called promisee. ये पूरा का पूरा एक ड्रामा है, ये पूरा का पूरा एक सीन है. कैसे होता है सर? बड़ा आसान है. मान लीजिए मैं हूं और एक मान लीजिए मिस्टर बी है. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा क्या तुम मेरी मोटरसाइकिल 20,000 में लेने को तैयार हो? मिस्टर ए एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस इन फ्रंट ऑफ बी. क्या कह रहा है? वुड यू लाइक टू परचेज माई मोटरसाइकिल विद इन 20,000 रुपीज. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफ मिस्टर ए इन फ्रंट ऑफ मिस्टर बी. हु इज मिस्टर ए? ऑफरर. हु इज मिस्टर बी? ऑफरी. ओके. अब हो सकता है कि मिस्टर बी के पास पहले से कोई बाइसाइकिल हो या कोई पहले से उनके पास बाइक पॉइंट्स हो. ही से नो नो आई डू नॉट रिक्वायर्ड एनी बाइक. मना कर दिया. तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा. लेकिन अगर भाई दिए वाकई बी को लगा कि अट्रैक्टिव ऑफर है, यस कर लेने में फायदा है, तो बी सेज ओके मिस्टर ए, आई एम रेडी टू टेक योर बाइक इन 20,000 रुपीज. जैसे बी ने इसके ऑफर को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस. प्रॉमिस बनते ही मिस्टर ए जिन्होंने ऑफर किया था प्रॉमिजर बन जाएंगे. मिस्टर बी जिनको ऑफर किया गया था प्रॉमिसी बन जाएगा. और इनके बीच में एग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑफर हो गया प्लस एक्सेप्टेंस हो गया.
अगर भाई दी कई बार क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल अगर इसका कॉन्सेप्ट है, बेस है कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इसका जुडिशियल बेस है, उसी से आगे सारी चीजें डेवलप होती है। पहले ऑफर आता है, फिर एक्सेप्टेंस आता है, फिर आगे सारी चीजें बनती है। तो गाइस क्या कहना चाह रहे हैं, वापस समझिए कि ऑफर से आगे एक्सेप्टेंस आएगा। अब देखिए, अब ऑफर आपको समझ में आ गया। ऑफर इज व्हाट? ऑफर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। ऑफर क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है। ए ने कहा था मैं अपनी मोटरसाइकिल तुम्हें 20,000 में बेच दूंगा, इसने कहा मैं 20,000 में ले लूंगा, इसने हाँ बोल दिया, एक्सेप्ट करते ही प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस बनते ही ये ऑफरर ऑफ प्रॉमिजर हो गया और ऑफरी प्रॉमिजी हो गया और इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। यहां तक समझिए। अच्छा जी, अब जरा मैं एक बार फिर आपको पीछे से लेके चल रहा हूं कि ऑफर आपको समझ में आ गया 2A। अब अगर वो ऑफर क्या हो चुका है, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट होते प्रॉमिस बन गया। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि आई विल गिव यू माई बाइक, बी ने ए को प्रॉमिस किया आई विल गिव यू 20,000 रुपीज। प्रॉमिस अगेंस्ट प्रॉमिस, दोनों का प्रॉमिस हो गया तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। इस रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर चूंकि कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन कैसे बेटा कि ए को अपनी बाइक के अगेंस्ट कितने रुपए मिल रहे हैं, 20,000 रुपए, और मिस्टर बी को अपने 20,000 के अगेंस्ट क्या मिल रही है, बाइक मिल रही है। तो इसका मतलब दोनों के लिए एक दूसरे के साथ कंसिडरेशन है, और जब दोनों के लिए कंसिडरेशन है और साथ में रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी है तो एक क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब चूंकि ये एग्रीमेंट सही है या नहीं है, तो ये अगर सेक्शन 10 इसके साथ है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो एग्रीमेंट तक की जो यात्रा है ना, वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले ऑफर, ऑफर अगर एक्सेप्टेड तो बन गया प्रॉमिस, प्रॉमिस अगर बन गया तो दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर भाई दी में कंसिडरेशन रख रहा है अपने साथ तो क्या बन रहा है, तो बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट अगर बन रहा है कंसिडरेशन रख रहा है तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब एक छोटा सा डायलॉग है और वो डायलॉग क्या है, बड़ा आसान है, समझिए। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो जो चीज एक बार क्या बन गई है, जो जो चीज एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गई है, वो अल्टीमेटली या फ्रॉम बिगिनिंग उसको हर हाल में क्या बनना जरूरी है, उसको एग्रीमेंट बनना जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बिना बन ही नहीं सकता। लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कन्वर्ट हो भी सकते हैं और कन्वर्ट नहीं भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि बोला सर कैसे फिर इसको बाइफरगेट करेंगे, कैसे इसको मानेंगे, क्या इसकी क्वालिफिकेशंस होगी, तो उन सब पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मित्रों, इसके बाद जिस चीज़ को मैं आगे लेके चल रहा हूँ आपके साथ में, तो वो क्या है, तो देखिए ये सारी यात्रा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, एक सिंपल सा डायलॉग मैंने आपको बोला, और वो डायलॉग क्या है, तो डायलॉग है all contracts are agreement but all agreements are not कॉन्ट्रैक्ट। तो जब मैं कह रहा हूं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो एक चीज स्पेसिफिक हो रही है, क्या कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सर्टेन स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो वो क्या स्पेसिफिकेशन है, तो देखिए समझिए, मैं कई बार इसको इस तरह समझाता हूं और बहुत ही इफेक्टिव समझ आता है। क्या कि एक वर्ड है, जैसे बात कर रहे हैं अपन किसकी, एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट, अगर इस एग्रीमेंट में सेक्शन 10 मिल जाता है तो वो सेक्शन 10 अगर प्लस हो जाता है तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन 2H, और ये एक फ्लरिश पेड़ है, यूं मान के चलिए फ्लरिश पेड़ है। और अगर इसमें से माइनस सेक्शन 10 हो जाता है, मतलब सेक्शन 10 इसमें नहीं है, तो फिर ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा जी, जो सेक्शन 2G में लिखा है। अब इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है, क्या क्लियर हो रही है विद्यार्थियों, कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते ही हैं,
आप देखो जो चीज कॉन्ट्रैक्ट बन गई वो निश्चित रूप से पहले क्या होगी, एग्रीमेंट होगी। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा ये जरूरी नहीं है। इट इज पॉसिबल कि कोई एग्रीमेंट जिसमें सेक्शन 10 नहीं हो वो सिर्फ क्या रह जाए, वो रह जाए वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, क्या अंतर है सर दोनों में? इसके लिए हम कहते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए कहते हैं नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ और नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अगर किसी ने ये किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो एनफोर्सिएबल होगा, और अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट करा तो लॉस में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लॉ कहेगा भैया हमें मतलब नहीं, जो तुमने कर लिया वो कर लिया, अब हमारे पास मत आओ क्योंकि हमारे पास का कोई समाधान नहीं है। अच्छा जी, अब इन दोनों में जो डिफरेंस है, इसमें मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, सेक्शन 10 का, कि जिसमें सेक्शन 10 है वो तो बना कॉन्ट्रैक्ट, और जिसमें सेक्शन 10 नहीं है वो बन गया वॉइड एग्रीमेंट। देखिए ये बेसिक डिफरेंस है। जिसके साथ एग्रीमेंट प्लस सेक्शन 10 है वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जिसके साथ एग्रीमेंट माइनस सेक्शन 10 है तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन रहा है। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, वो आ रहा है बेसिकली सेक्शन 10 का। तो आखिरकार सेक्शन 10 में ऐसा है क्या? तो सेक्शन 10 जो है वो बेसिकली किसको दर्शाता है, सेक्शन 10 एनफोर्सेबिलिटी को दर्शाता है। एनफोर्सेबिलिटी को दर्शाता है। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या, कि इसमें इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसमें दिए हुए हैं, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में दिए हुए हैं। तो सेक्शन 10 हमको एनफोर्सेबिलिटी के लिए बताता है और इसेंशियल एलिमेंट उसमें सारे के सारे डिस्क्राइब किए हुए हैं। अब वो कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट, तो उनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मैंने लिखा इसको इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो सेक्शन 10 क्या बताता है जरा समझिए। सेक्शन 10 हमको दरअसल 5 इसेंशियल एलिमेंट के बारे में चर्चा करता है। तो नंबर 1 क्या कहता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ऑफर, प्लस उसमें क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे उसमें होना चाहिए, तो क्या कहता है कि लॉफुल कंसिडरेशन, या उसमें अपन कह सकते हैं कैपेसिटी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर बाद आगे डिस्कस करूंगा कि बताएंगे कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरा उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट प्लस लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर चौथे नंबर पे कहता है कि फ्री क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट हमेशा फ्री होना चाहिए। फिर क्या कहता है कि सर्टेन एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। तो कहता है सर्टेन एग्रीमेंट
certain agreement should not be expressly declare void. Certain agreement should not be expressly declare void. तो ये 5 इसेंशियल एलिमेंट तो कहाँ बताए गए हैं? सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 कहता है कि जिस जिस एग्रीमेंट में ये 5 इसेंशियल एलिमेंट होंगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट और एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, वो सारे के सारे एग्रीमेंट कन्वर्ट होंगे किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर इसमें कोई भी फ्लॉज है, कोई भी कमी है, कोई भी मान लीजिए लैकिंग लेकुना है, माने सेक्शन 10 का एक भी एलिमेंट इसमें से मिस कर रहा है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट में। और वॉइड एग्रीमेंट के लिए क्या कहा? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो 5 एलिमेंट हर एग्रीमेंट में होने ही चाहिए। बट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का जो वाइडर एक्सपेक्ट है वो क्या बताता है कि इसके अलावा इसमें हमने 3 बातें और शामिल कर रखी है। क्या क्या शामिल कर रखा है कि देखो, एक तो क्या कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा पॉसिबल होना चाहिए, माने इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो शुड नॉट बी इम्पॉसिबल कहें, या हम कह सकते हैं कि वो कैसा होना चाहिए? वो पॉसिबल होना चाहिए। पॉसिबल माने उसमें काम में होने की क्षमता, मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल काम के लिए अगर एग्रीमेंट करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा, उसमें पॉसिबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए, है ना, कि जो भी आप काम करना चाहते हैं उसकी पॉसिबिलिटी के बिना आप उसको नहीं कर सकते। अच्छा जी, फिर पॉसिबल होना चाहिए। उसके अलावा क्या कहता है? उसके अलावा कहता है कि देखो, हर एग्रीमेंट जो है ना, जो आप क्रिएट कर रहे हो, उसमें अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी की आवश्यकता है तो उसको लीगल जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरा होना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो जिसमें लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर लीगल फॉर्मेलिटी उसमें नहीं है तो फिर वो कभी आप लागू नहीं करवा पाएंगे। तो लीगल फॉर्मेलिटीज की अगर जो रिक्वायरमेंट है तो वो भी होना चाहिए, तो पॉसिबल होना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज का उसके अंदर जो है वो पूरा अगर कोई फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है तो वो इसमें कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो बात करता है तो कहता है कि वो कम से कम जो है वो रियली इंटेंडेड टू डू होना चाहिए, मतलब इंटेंशन टू परफॉर्म उसके अंदर होना चाहिए। तो ये कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है, और अगर इनमें से एक भी कम है तो फिर एनफोर्सेबिलिटी में दिक्कत आएगी, और अगर बाय द वे सारे के सारे आ रहे हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एनफोर्सेबल माना जाएगा। तो देखो बेटा, अब मैंने आपको क्या समझाया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो सर्टेन एग्रीमेंट विच है सेक्शन 10 और इसेंशियल एलिमेंट, तो वो तो क्या बनेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और जिसमें से एक भी मिस हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जो मिसिंग वाला है वो बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि वो लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैंने आपको बताया कि ए ने बी को ये कहा था कि क्या तुम मेरी बाइक 20,000 में ले रहे हो, तो उसने जब ये कहा क्या तुम मेरी बाइक 20,000 में ले रहे हो, तो ए ने बी को ऑफर किया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया, और चूंकि इंटेंशन लीगल था तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आ गया। फिर कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट, माने न तो ए माइनर है न बी माइनर है, दोनों के दोनों अनसाउंड माइंड भी नहीं है और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मेजर है, समझदार है, होशोवास में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर जो लेन देन कर रहे हैं आपस में, जिस चीज का, रुपए का लेन देन कर रहे हैं गाड़ी के बीच, तो गाड़ी खरीदना और बेचना कोई लीगल काम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन भी आ रहा है। फिर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते समय न तो कोई किसी को धमका रहा है, प्यार मोहब्बत से इजीली चीजों को खरीदा और बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब कंसेंट कैसी हो गई? कंसेंट फ्री हो गई। अच्छा जी, लॉ ने भी कभी मना नहीं करा। लॉ ने क्या नहीं मना करा कि भाई बाइक खरीदना मत खरीदना। अब जैसे समझिए कि ये तो चलो ठीक है, मिलिट्री से इशू होने वाली बंदूकों को बिना लाइसेंस के अगर खरीदा बेचा जा रहा है, या मैं कह रहा हूँ कोई सी बंदूकों को अगर बिना लाइसेंस के खरीदे बेचा जा रहा है, तो परमिटेड बाय लॉ नहीं है बल्कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। अब अगर आप उस एग्रीमेंट को करोगे तो लॉ उसको कभी भी लागू नहीं कराएगा। तो क्या कहना चाहता है कि हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो वो ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड ना हो। तो ठीक है यार, बाइक खरीदना बेचना एक्सप्रेस डिक्लेयर वॉइड नहीं था तो ये भी हो गया। चूंकि इसमें 5 इसेंशियल एलिमेंट है, पॉसिबल है, और अब चूंकि इसमें तो लिख के करने की जरूरत नहीं, लेकिन मकान खरीद रहा होता, बेच रहा होता, या मान लीजिए इसका भी एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो एक सेल पेपर बना लेते हैं कि मैं तुझे बाइक बेच रहा हूँ, तो वो तो लीगल फॉर्मेलिटीज भी उसमें कंप्लीट हो गई सर। अब अगर उसमें सारी चीजें आ गई तब तो ये काय में कन्वर्ट हो गया, तब
तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कन्वर्ट में, ये एग्रीमेंट कन्वर्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर इसमें मान लीजिए इनमें से एक भी कम है तो फिर वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा वॉइड एग्रीमेंट में। और जैसे ही वॉइड एग्रीमेंट में जाएगा तो ये कहलाएगा नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो दो चीजें हुई कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है, और एक दूसरी चीज हुई नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है। जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है उसके लिए तो हम क्या कहते हैं, जो उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है उसे हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। तो दोनों में जो चीजें आई है देखने के लिए वो बिल्कुल अलग अलग चीजें आई हैं, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। चाहे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की, और चाहे हम बात कर रहे हैं किसकी, एग्रीमेंट की। तो आपके सामने बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि द थिंग विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और द थिंग विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ is a void agreement. तो all contracts are agreement but all agreement are not contract, ये आपके सामने प्रूव हो गया। ठीक है गाइस, इसके बाद जब हम आगे और प्रोसीड करेंगे तो हमारी जो प्रोसीडिंग्स आएंगी वो आएगी बेसिकली किसको लेकर के, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफर को लेकर के, एक्सेप्टेंस को लेकर के, लीगल इंटेंशन को लेकर के। लेकिन अभी तक की जो चीजें हैं उसमें आपको सेक्शन 2 में अगर आपने क्या करा, 2E में, सेक्शन 2E में अगर आपने किस चीज को मिला दिया, सेक्शन 10 को मिला दिया, तो फिर वो क्या बन गया, 2H बन गया। 2H किसका है, तो 2H है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का, 2E किसका है, एग्रीमेंट का, और सेक्शन 10 वो किसका है, एनफोर्सेबिलिटी का। तो ऑल एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपकी चीज जो है वो प्रूव हो चुकी है, और इस तरह से हम किसी चीज को आगे के लिए समझते हुए चलते हैं। तो गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको जो मैंने पढ़ाया है वो बुक में कहाँ किस तरीके से है, अपन एक बार के लिए उसको ट्रेस करते हैं। ये देखिए, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। अब इसमें जैसे अपन चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बड़ी जर्नी है, और इसमें बताया उसने कि 1872 से चालू हुआ जर्नी को। अगर हम कहते हैं तो अलग अलग पीरियड्स हैं, एंशिएंट, मिडिएवल, सारे जो पीरियड्स हैं उनके बारे में बताता है। अल्टीमेटली जो सबसे मेन बात बताया ना वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बायलैटरल ट्रांजेक्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली किसको शो करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट शो करता है बायलैटरल ट्रांजेक्शन्स को। बायलैटरल ट्रांजेक्शन का मतलब ही क्या है, बायलैटरल ट्रांजेक्शन का मतलब ही है कि जैसे देखिए यहाँ आया हुआ है कि बायलैटरल ट्रांजेक्शन को शो करता है कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल ट्रांजेक्शन मतलब टू वे ट्रांजेक्शन है। ये देखिए बायलैटरल ट्रांजेक्शन को शो करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा टू वे ट्रांजेक्शन को शो करता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है तो वो बेसिकली ये आ गया। तो ये देखिए बायलैटरल ट्रांजेक्शन इसके अंदर आ गया, विच वर बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट। और बेसिकली काय पर बेस्ड हुआ करते थे, ये बेस्ड हुआ करते थे फ्री कंसेंट के ऊपर। आगे हम बात करेंगे, मुगल रूल के बारे में बात कर रहा है तो वहां पर भी इसके बारे में बात कर रहा है कि कहते हैं कुबूल कुबूल वो सारी चीजें हैं, है ना, इन सब के बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसको अपन आगे देखते जाएंगे। मतलब इसमें एक थ्योरी की जैसे आपको पढ़ना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी कुछ नहीं बनता है, लेकिन आपको बस पता रहना चाहिए। फिर इसके अलावा क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए टोटल अब 370 जो है वो आ चुका है, उस सबको ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। 124 से लेके 2 इसके भाग हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 भाग हैं। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पहला भाग है उस पहले भाग में तो क्या कहा था हमने कि वो पहले भाग के लिए तो हमने कहा था कि इस पहले भाग के लिए तो हमने कहा था कि इसमें जो है वो 1 to 75 सेक्शंस है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो 1 to 75 के बाद में 124 से लेकर 238 है। तो उसमें क्या क्या बात करेगा ये सब मैंने आपको बता दिया बेटा फ्लो चार्ट में। इंडैमनिटी पढ़ाएगा, गारंटी पढ़ाएगा, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी पढ़ाएगा, ये सब हमने बात कर ली आपसे, ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर और बात करता है तो क्या कहता है कि आजकल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज़रूरत है, और ज़रूरत क्यों है, क्योंकि डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं। तो उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करने के लिए नॉर्मली क्या कर रहे हैं लोग बाग, नॉर्मली लोग बाग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा फिर उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए बुक मतलब बुक को सिर्फ इसलिए आपको लेके चल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, ठीक है जी। अच्छा फिर उसके बाद कहता है कि इस यूनिट में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया कि एग्रीमेंट क्या है और क्या नहीं है।
फिर उसने ये सब बताया, तो ये मैंने पढ़ा ही दिया बेटा क्या, कि कोई भी एग्रीमेंट क्या होता है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। तो आप देखिए इसके बारे में हमने चर्चा करी है अभी अभी। व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी। और जब मैंने पढ़ाया था कि व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर मैंने बताया था आपको कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया, ठीक है। फिर बात करता है कि इसमें दो चीजें आ रही हैं, क्या, सेक्शन 2E प्लस सेक्शन 10, ये सब हमने चर्चा कर ली है ना। तो सेक्शन 2E में क्या कहता है, तो सेक्शन 2E में कहता है कि एन एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब सेट ऑफ प्रोमिसेस को रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहता है, अभी भी मैंने बताया था, और जिसमें क्या आ रखा हो, कंसिडरेशन आ रखा हो, तो फिर वो क्या कहलाता है, एग्रीमेंट। बेटा बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने पढ़ाया, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन 2D में जिसकी चर्चा हम करेंगे, तो उसके अंदर आगे और चर्चा चलेंगे, तो वो आ जाएगा सेक्शन 2B में। इसने किसको बताया, प्रॉमिस को। तो प्रॉमिस क्या है कि जब एक बंदा सामने वाले की बात को करने या न करने में हाँ भर देता है अपनी तरफ से, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो प्रॉमिस कहलाता है। जब अपन ने उधर पढ़ा था तो उसमें इस चीज़ को भी डिस्कस किया है। अच्छा जी, फिर देखिए आगे चलता है, तो क्या कहता है कि अब इसमें प्रॉमिस को ही थोड़ा अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है। और क्या कहता है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल किया गया। अब आपको आता है बेटा, जिसको प्रपोजल किया गया, बताओ वो क्या कहलाता है। तो आप अच्छे से जानते हो कि जिसको प्रपोजल किया गया है वो बेसिकली क्या कहलाएगा। तो प्रपोजल जिसको किया गया है वो कहलाता है ऑफरी, ऑफरी कहलाता है वो। तो ठीक है, वो ऑफरी कहलाता है। सिग्निफाइज असेंट, वो अपनी असेंट दे देता है। प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड, और प्रपोजल क्या हो जाता है, एक्सेप्ट। और मैंने फ्लो चार्ट में बना के दिखाया था कि जैसे एक्सेप्ट होगा वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। और मैंने ये भी बताया था कि प्रॉमिस बनने के साथ ही जो ऑफरर है वो तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिसर, और जो ऑफरी है वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिसी। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं विद्यार्थी। तो वी से एन एग्रीमेंट इज रिजल्ट ऑफ अ प्रपोजल। अब अल्टीमेटली एग्रीमेंट है क्या, पहले तो उसमें क्या आता है, प्रपोजल, और जो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को किया और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट करा, और उसमें क्या भी था, कंसिडरेशन था। तो फिर इसका मतलब वो क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो ये आ गया बेटा सारा क्या, कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और जिसमें क्या भी हो, कंसिडरेशन हो, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है ना। क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से प्रॉमिस बन जाता है, और रेसिप्रोकल प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, तो वो एग्रीमेंट हो गया। डेफिनेशन वही रहेगी, बस आपको केवल थोड़ा सा समझना है। एनफोर्सेबिलिटी, याद करिए सारे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा, सारे एग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स नहीं करवाता। मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले और बताया था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो क्या बताया वहां पर, फिर हमने कहा कि उसको एनफोर्सेबिलिटी होने के लिए उसमें सेक्शन 10 का होना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या कहता है, ये बता रहा है, जरा ध्यान दीजिए। एन एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट केवल तभी बनेगा जब वो किसके द्वारा, ड्यूली एनफोर्स होगा, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एग्रीमेंट, तो यहां आ गया 2E प्लस सेक्शन 10, तो वो एनफोर्सेबिलिटी क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब ये कैसे होता है इसके बारे में बात करता है। तो देखो क्या कहता है, वो कहता है एन elaborating about two concept obvious the contract comprises an agreement which is a promise or set of reciprocal promises, आगे ना, which is a set of reciprocal promises। ये मैंने आपको पहले 2F करके बताया था, मतलब मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको बताया सेक्शन 2F करके। तो सेक्शन 2F में बताया गया है दैट प्रॉमिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल गिविंग राइज टू बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। 2H ने क्या कहा कि एग्रीमेंट केपेबल तभी होगा जब उसमें बहुत सारी चीजें आ रखी हो। तो क्या क्या चीजें आ रही हैं, जरा उन सब पर एक एक करके अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए इसने फिर एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल में क्या दिया, तो एग्जाम्पल में वही दिया, ए एग्री टू बी सेल कार। ए अपनी कार किसको बेचने चाहता है, बी को, कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में। तो मैंने उधर मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल लिया था और डायरेक्ट कार का एग्जाम्पल ले रहा है, ठीक है। तो अब जब इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया तो वो उसको कार देगा, वो उसको 2 लाख रुपए देगा। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ लेन देन कर लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ Rs 500 एवरी मंथ बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर। अब चूंकि बाप बेटा का कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल इंटेंशन ही नहीं है, तो फिर ये एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट है यार, इसका ऑब्जेक्ट बिजनेस नहीं है ना। आप देखो हर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट बिजनेस होता है। बिजनेस, भाई हम तो बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, जब हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो बात किसकी करेंगे, बिजनेस की करेंगे। और अगर जब बात बिजनेस की करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्सेबल होगा जब वो बिजनेस को रिलेट करेगा।
तो बिजनेस को रिलेट करने वाले जो एग्रीमेंट होते हैं वही बेसिकली किस तरफ जाते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो गाइज अब देखिए आप क्या कहना चाहता हूं मैं, अब कहना चाहता हूं कि चूंकि सोशल एग्रीमेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो क्या कि एग्रीमेंट बेसिकली कैसा है, सोशल। क्योंकि सोशल एग्रीमेंट होने के कारण से नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ आएगा। आप देखिए, है ना, इसको अगर अपन देखें तो एक एक करके इसको चर्चा कर सकते हैं। तो कहता है क्योंकि यहाँ पर ऑब्लिगेशन कैसा, सोशल है, तो ये रिलेशनशिप लीगल नहीं है, लीगल नहीं है, तो लीगल नहीं है तो फिर इसका मतलब सोशल है, और सोशल से हम क्या नहीं बनाते हैं, सोशल से हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। तो बेसिकली इसको हम समझ सकते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद द लीगल ऑब्लिगेशन, ये हमेशा सिर्फ किसको डील करेगा, केवल और केवल लीगल ऑब्लिगेशन को डील करेगा बेटा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि लीगल ऑब्लिगेशन ही इसमें एनफोर्सिएबल है, सोशल, डोमेस्टिक है, रिलीजियस, इस तरह के ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल नहीं है। याद करिए, हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे जब हम ऑफर को डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या कहता है कि एग्रीमेंट ऑब्लिगेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होगा तो ही एनफोर्सिएबल होगा। एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन एन ऑर्डर टू कोर्ट ऑफ लॉ, दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशन सो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये वैसे भी घरेलू हो रहा है, भले किसी को कोर्ट अगर ये कह रहा है कि तुम अपने बीवी बच्चों का पालन करो, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं मान रहे हैं, इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो बिजनेस से जुड़ी हुई चीजें होती है। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस करके बताया, किस किस में, एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत आसान है, बड़ा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हम सारी चीजों को क्लियर कर चुके हैं आपके सामने, इसलिए कहीं कोई दिक्कत आपको इसको समझने में नहीं आएगी। तो देखो क्या कहता है, पहला डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन करें वो तो क्या कहलाता है, एग्रीमेंट। और एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज में क्या बन रहा है, केवल एग्रीमेंट, और सेकेंडरी स्टेज में क्या बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। फिर देखो क्या कहता है, ये वाइडर टर्म है ना, और ये नैरोअर सेंस है, क्योंकि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो ये इसमें इस तरह से इन्होंने दिया है। फिर क्या कहता है, इट में नॉट क्रिएट, इसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन यहां तो हर हाल में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। यार बिजनेस के लिए कर रहे हो आप तो लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ क्रिएट होना ही होना है। यहाँ जरूरी नहीं है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, लेकिन यहाँ तो क्रिएट होगा ही होगा। दूसरा क्या कहता है कि वो डायलॉग आई गया जो पूरा पढ़ लिया था हमने, ये हमने यहीं से शुरू किया था, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। तो ये सब चीजें हम पहले से क्लियर हो चुकी है हमको, इसलिए अब यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। इसेंशियल एलिमेंट की जैसे मैं बात करता हूँ तो ये पांचों इसेंशियल एलिमेंट जो है ना, ये हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। आइए मैं आपको एक बार के लिए इनको पहले नाम से बता देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी आपको हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, टू पार्टी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद, और दो पार्टी कहने की आवश्यकता है नहीं बेटा, क्योंकि एक तो ऑफरर और एक ऑफरी है। अच्छा जी, फिर एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये सब मैं बता चुका हूँ। मैंने बताया था कंसेंट फ्री होना चाहिए, आपस में एग्रीमेंट करो, और एग्रीमेंट करोगे तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यार अगर यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि आपको क्या क्रिएट करना है, एग्रीमेंट, तो मेरा सीधा सा मतलब क्या है कि यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट तभी होगा जब पहले क्या होगा, ऑफर, और प्लस फिर बाद में क्या होगी, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, है ना। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या कहता है, फिर इसके बाद कहता है कि देखो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, मैंने कैपेसिटी लिखा था। फिर लॉफुल कंसिडरेशन, बात हो गई, लीगल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन को दोनों को मैंने एक साथ ही लिखा है। फिर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत है तो वो भी होना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, पहले से करने की मना नहीं होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, माने क्लियर होना चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए। तो ये 8 पॉइंट जो हैं वो हम अपन वहां एक साथ डिस्कस कर चुके हैं। 5 तो वो प्लस 3 ये वाले, 3 वाले कौन कौन से बेटा, कि एक तो सर्टेन, एक पॉसिबल और एक लीगल फॉर्मेलिटी, ये पूरी होनी चाहिए तो जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। अच्छा जी, अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिए। ये तो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं, और ये सेक्शन 10 में दिए हुए तो नहीं है, उसके बावजूद भी एसेंशियल है। जैसे क्या मतलब, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मैंने लिखा, फ्री कंसेंट मैंने लिखा था उधर, उसके बाद में कैपेसिटी लिखा था, लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन लिखा था, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, ये 5 ही है। देखो बेटा 6 इसलिए दिखाई दे रहे कि लीगल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को इन्होंने अलग अलग दे दिया, अदरवाइज तो 5 ही जो मैंने उधर बताए थे एज इट इज आ गए 5। 5 के बाद जो 3 इधर और जुड़े वो कौन कौन से जुड़े, कि लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी, ये सब उसमें जुड़ना चाहिए। पहले वाले 2 उधर काम के नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 पार्टीज होंगी, ऑफरर और एक्सेप्टेंस,
और इंटेंशन टू लीगल रिलेशनशिप। तो अगर बात करें इसके हिसाब से चले तो 6 + 6 12 हो गए, पर 12 गिनने की आवश्यकता है नहीं। बेसिकली 5 और 3 8 ये इसेंशियल एलिमेंट है। आप इसको बाइफरकेट करना चाहे तो कर सकते हैं। सेक्शन 10 वाले ये 6 हैं और बिना सेक्शन 10 वाले लेकिन फिर भी जरूरी है तो ये वाले 6 हैं। अब सेक्शन 10 क्या है ये अपन ने इधर देख सकते हैं। तो देखो क्या कहता है, इन टर्म ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 को इन्होंने बताना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद 2 पार्टीज की बात करेगा, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर इसके सारे एसेंशियल एलिमेंट को एक एक करके और फिर डिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे। तो गाइज ये सारा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आएगा, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये फिर सेक्शन 10 वाले एसेंशियल एलिमेंट आएंगे। तो देखो सेक्शन 10 वाले एसेंशियल एलिमेंट जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा वाइडर हैं, है ना। तो इन सबको एक एक बार डिस्कस कर लेंगे और फिर इसको डिस्कस करने के बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपना अलग अलग से टॉपिक आएगा, है ना। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट की बात करेगा, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। अब उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले पहले हमें आपको लगभग 12 पॉइंट और एक्सप्लेन करने हैं। तो कल हम उन सब को शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो गाइज ये आपको आज जो हमने डिस्कस किया वो एक बार उसको फटाफट से शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, एक बार के लिए शॉर्ट रिकैप है तो मैं आपको वापस अपनी स्लाइड्स पर लेकर के चलता हूँ ताकि आप कंक्लूड कर पाए चीज़ों को। मैंने बताया ये अपना सिलेबस है और इसमें बताया कि कितने कितने परसेंटेज का क्या क्या आ रहा है। इसके बाद मैंने बताया पेपर कैसे आ रहा है। 100 मार्क्स का पेपर है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 6 दिए होते हैं, 1 छोड़ सकते हो, बाकी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, पहला कंपलसरी होता है। फिर मैंने आपको बताया कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करेंगे। 1 to 75 जो है वो आपके क्या आ जाता है, 1 to 75 तो जनरल रूल्स आ जाते हैं और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है तो कहता है कि 124 से लेकर के 238 ये बेसिकली स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। और ये किस में आ जाएगा, ये सेक्शन ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा जो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर लॉ का एक हेडिंग होता है, फिर उसमें सब सेक्शंस होते हैं जिसमें रूलिंग्स लिखी होती है। फिर मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने बताया व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट इज व्हाट, अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस प्लस कंसिडरेशन। फिर कहता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, प्रॉमिस अगेंस्ट प्रॉमिस। फिर कहता है कि एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस इज व्हाट, एन एक्सेप्टेड ऑफर। और फिर ऑफर क्या होता है तो ये मैंने अगले वाले में बताया। तो ये मैंने ऑफर का पूरा ड्राइंग किया। व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसेस विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन, सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑफर। इफ इट इज एक्सेप्टेड, तो अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो ऑफर प्रोमिजर, ऑफरी प्रोमिजी, एक्सेप्टेंस प्रॉमिस। तो ये सारी बातें हो गई। फिर मैंने बताया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्या, कैसे, इस सबको एसेंशियल एलिमेंट करके मैंने दिखाया। तो देखो 5 एसेंशियल एलिमेंट तो वो बताए और उसके बाद में 3 मैंने ये बताए, जिसमें 8वें को हम किस में रूप जोड़ सकते हैं, क्लैरिटी, कि हर कॉन्ट्रैक्ट को क्या चाहिए होती है, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब उसमें क्लियर होना चाहिए क्या क्या काम करना है। तो कुल मिलाकर के ये आपका ये सारी चीज़ें अपन समझ चुके हैं। तो गाइज वी विल कंटिन्यू टुमारो, टिल देन सी यू अगेन, बाय बाय।